हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वगीर। क्या है देख लेते हैं। तो वगीर जो है ये स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन में फिफ्थ सबमरीन है। ये सबमरीन जो है ये इंडिजिनसली बनाई है इंडिया ने, मतलब कि इंडिया मेड सबमरीन है, जिसे प्रोजेक्ट 75 के अंडर में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। यहाँ पे हमें फ्रांस ने हेल्प की है और ये जो वगीर है ये अभी इंडियन नेवी को डिलीवर की जा चुकी है, उन्हें अभी कमीशन किया जाएगा। यहाँ पे सबमरीन का मतलब क्या है? सबमरीन मतलब सबको पता होगा, जिसे हम पनडुब्बी कहते हैं। तो अंडर वाटर, समंदर के अंदर इस तरह का एक वेसल रहता है और ये सबमरीन होती है कि जो पानी के नीचे तैरती है, उसे हम कहेंगे सबमरीन। इसका यूज काफी अलग अलग टाइप से होते हैं। यहाँ पे वगीर का क्या यूज है हम आगे देखेंगे। तो ऐसी सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के अंडर में हमने अभी बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें टोटल एक्चुअली प्रोजेक्ट 75 में 6 सबमरीन बनानी थी। 4 ऑलरेडी कमीशन है और ये फिफ्थ जो है ये डिलीवर हो चुकी है, ये भी अभी कमीशन हो जाएगी। और एक जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में है। तो यहाँ पे वगीर के अलावा दूसरी 5 सबमरीन कौन सी है प्रोजेक्ट 75 में? फर्स्ट इज कलवरी, सेकेंड खंडेरी, थर्ड करंज, फोर्थ वेला। ये जो चारों सबमरीन है ये ऑलरेडी कमीशन हो गई है, नेवी अभी इनको यूज कर रही है। वगीर अभी डिलीवर हुई है, वो भी कमीशन हो जाएगी। और वाघशीर जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2023 तक ये कमीशन, मतलब इसको भी डिलीवर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि अभी वगीर के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। तो वगीर सबमरीन जो है उसको बहुत ही अलग अलग टाइप के मिशंस के लिए बनाया गया है। मल्टीफेरियस मतलब बहुत अलग अलग टाइप के मिशंस जो भी सबमरीन करेगी, ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे मिशंस को मल्टीफेरियस ऑपरेशन कहते हैं। किस टाइप के मिशंस कर सकती है? जैसे कि एंटी सरफेस वॉरफेयर, मतलब ये सबमरीन नीचे है, बस सरफेस के ऊपर अगर कोई शिप है दुश्मन की तो उसे यहाँ से अटैक किया जा सकता है, जिसे कहेंगे एंटी सरफेस वॉरफेयर। देन एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसका मतलब है कि सामने ही पानी के अंदर ही कोई सबमरीन है जिसको भी ये अटैक कर सकती है। तीसरा है इंटेलिजेंस गैदरिंग। इंटेलिजेंस गैदरिंग का मतलब क्या है कि अब ये पानी के नीचे है तो दुश्मन इसे पकड़ नहीं पाएंगे, बट उनके जो ट्रूप मूवमेंट है, उनकी जो नेवल मूवमेंट है, उसके लिए हम इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। और फोर्थ ऑब्मिशन है जैसे कि माइन लेइंग। तो समंदर के जो भी नीचे जमीन है, ठीक है, समुद्र के अंदर का जो जमीन है वहां पे अगर माइंस अगर लेआउट करनी है हमें, तो ये भी ये सबमरीन के थ्रू हो सकती है। इसका नाम कहाँ से दिया गया है? तो एक सैंडफिश करके फिश आती है कि जो इंडियन ओशन में मिलती है और ये एक डेडली डीप सी प्रेडेटर है, मतलब कि ये डीप सी में एक शिकारी फिश है और बहुत ही डेडली है। तो ये सैंडफिश के नाम से ही वगीर का नाम दिया गया है। ये सैंडफिश को वगीर फिश कहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। एंड वगीर ये सैंडफिश की तरह ही एक डेडली प्रेडेटर के रूप में होगा कि दुश्मन के लिए ये डेडली साबित हो सकती है। यहाँ से याद रखना है कि वगीर जो है ये स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन है, जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर में एमडीएसएल ने बनाया है और फ्रांस की हेल्प से ये बनाई गई है। 5 सबमरीन दूसरी कौन सी है? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला एंड वाक्षिर, जिसमें से ये 4 जो है ये ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है और वाक्षिर जो है वो कंस्ट्रक्शन में है। वगीर अभी डिलीवर हुई है, उसे कमीशन किया जाएगा। मल्टीफेरियस मिशंस में वगीर का यूज किया जाएगा, जैसे कि एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड माइन लेइंग। और इसको एक सैंडफिश के नाम से नाम दिया गया है कि जो इंडियन ओशन का एक डेडली डिप्सी प्रेडेटर है। प्रोजेक्ट 75 क्या है देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट 75 है वो 1998 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे हमारा एम जो था कि हमें ऐसे स्कॉर्पियन डिजाइन वाली स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन इंडिया में बनानी है। इससे पहले एक्चुअली स्कॉर्पियन क्लास जो है वो ऐसा है कि फ्रांस और स्पेन ये दोनों मिलके इन लोगों ने ये क्लास की सबमरीन डेवलप की है कि जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड सबमरीन्स में से एक है। तो ये दोनों ने जो सबमरीन डेवलप की है जिसे स्कॉर्पियन क्लास कहेंगे। तो ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स पहले इंडिया क्या करता था, बिफोर 1998 हम परचेज करते थे फ्रांस से, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर में ये ही डिजाइन की
6 सबमरीन हम इंडिया में बनाएंगे, जिसमें फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इंडिजिनसली हम इसे बनाएंगे। स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है वो सारी कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन है, मतलब कि डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन इसे कहते हैं, जिसमें डीजल का यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए और वो पावर से ये सबमरीन आगे चलेगी। तो ऐसी सबमरीन जो है उसे कन्वेंशनल पावर सबमरीन कहते हैं, जिसका जो वेट है ये 1500 टन जितना होता है, मतलब सारी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन का वेट 1500 टन होगा और ये 300 मीटर की डेप्थ तक जा सकती है, सी के नीचे 300 मीटर तक ये जा सकती है। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट 75 है उसमें स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन तो हम बनाएंगे, बट ये सबमरीन में फर्स्ट जो सबमरीन इंडिया ने बनाई थी जिसका नाम है कलवरी, सो ये प्रोजेक्ट 75 की इंडिया की जो सबमरीन है इसे हम कलवरी क्लास की सबमरीन भी कहते हैं। नो डाउट ये कलवरी क्लास जो है वो स्कॉर्पियन डिजाइन पे डिपेंडेंट है, सो इसे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कुछ मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इसमें यूज हो गई है, जिसकी वजह से ये सबमरीन को सुपीरियर स्टिल्थ फीचर्स मिलते हैं। स्टिल्थ फीचर का मतलब है कि छुप के रहना, तो ये सबमरीन को एनिमी कंट्री इजीली ढूंढ नहीं सकती है। तो ये जो स्टिल्थ फीचर है इसके वो सुपीरियर है, और ये कैपेसिटी इसे कैसे मिलती है, तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिसमें फर्स्ट है एडवांस्ड एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक। मतलब कि सबमरीन जब पानी में बहेगी उस वक्त कुछ नॉइज प्रोड्यूस होगा, तो ये सबमरीन से जो नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से काफी सारा तो यहाँ पे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स है ये जिसे कहेंगे एडवांस्ड एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स, और ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है ज्यादा, इसी वजह से जो रेडिएटेड नॉइज है वो कम हो रहा है। मतलब कि यहाँ से अभी जो थोड़ा बहुत नॉइज जाएगा तो वो काफी कम आवाज होगी, जिसकी वजह से सबमरीन को साउंड के थ्रू नहीं ढूंढा जा सकता। और दूसरा उसका शेप है जिसे कहेंगे हाइड्रोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप। मतलब इस तरह का शेप ये सबमरीन का बनाया है जिसकी वजह से ये सबमरीन को पानी में ढूंढा भी नहीं जा सकता, प्लस ये शेप की वजह से उसको स्पीड जो है अंडर वाटर स्पीड ये इसकी बढ़ती है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से स्टिल्थ फीचर्स इसके ज्यादा है। दूसरा ऐसा है कि ये जो सबमरीन है ये एनिमी के जो भी वेपन्स होंगे, या तो एनिमी की जो सबमरीन या तो वेसल्स होंगे, उसे वेपन्स के थ्रू प्रिसाइजली अटैक कर सकते हैं, और ये गाइडेड वेपन्स रहेंगे। मतलब कि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज होगी जिससे जो भी वेपन, जो भी वॉरहेड हम इश्यू करेंगे, जो भी मिसाइल्स हम लॉन्च करेंगे यहाँ से, तो ये जो वेसल को डिस्ट्रॉय करेगा वो एग्जैक्टली ये वेसल की मूवमेंट के साथ भी ये मूवमेंट करेगा। मतलब कि ये गाइडेड मिसाइल्स रहेगी और गाइडेड वेपन से प्रिसाइजली वो एनिमी को अटैक कर सकती है। यहाँ से याद रखना है प्रोजेक्ट 75 क्या है। जो प्रोजेक्ट 75 जो है 1998 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 सबमरीन को इंडिया लेवल पे इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। अभी भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जो है वो कन्वेंशनल पावर सबमरीन है। मतलब कि प्रोपल्शन जो है इसका डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है, वेट 1500 टन है एंड 300 मीटर डेप्थ तक ये जा सकती है। फर्स्ट सबमरीन इसकी कलवरी थी, सो प्रोजेक्ट 75 की सारी सबमरीन को हम कलवरी क्लास की सबमरीन भी कह सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई है यहाँ पे, एडवांस एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक, लो रेडिएटेड नॉइज एंड हाइड्रोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप होने की वजह से उसके स्टेल्थ फीचर्स जो है वो काफी सुपीरियर है, और ये एनिमी को प्रिसीजन गाइडेड वेपन से अटैक कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स का मतलब क्या है, तो ऐसे फ्यूल, ठीक है, जहां से हम एनर्जी ले सकते हैं, तो ऐसे कोई भी फ्यूल कि जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स से बने हो। बायोलॉजिकल एलिमेंट का मतलब क्या है, एनिमल्स, प्लांट, एल्गी, फंजाई, तो ये सारे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है। अभी इनके बॉडी पार्ट का यूज करके अगर फ्यूल बनाया जाए तो उसे कहेंगे हम बायोफ्यूल्स। तो ये क्यों न्यूज में है, तो अभी आपको पता है कि इंडिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंट है। हमने ये चीज आगे की है करंट अफेयर्स में, तो यहाँ पे हमें ये चीज पता है कि G20 का अभी प्रेसिडेंट ये साल के लिए इंडिया है। तो 23 तक इंडिया प्रेसिडेंट है पूरा साल, और ये प्रेसिडेंसी के ड्यूरेशन में इंडिया ये जो भी बायोफ्यूल या हाइड्रोजन जैसे
कुछ इमर्जिंग फ्यूल्स है, इसके डेवलपमेंट को बढ़ाने का ट्राई कर रहा है और एडवोकेसी कर रहा है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए ये फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए, इसमें टेक्नोलॉजी और ज्यादा लाने के लिए। और अगर सभी कंट्रीज मिलके ये फ्यूल को बढ़ाएंगे तो दुनिया के लेवल पे एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो हम सिक्योर कर पाएंगे, हम एनर्जी जो है उसे सिक्योर कर पाएंगे लॉन्ग ड्यूरेशन में। और ये सारे जो बायोफ्यूल्स हैं वो रिन्यूएबल है, सो इसीलिए हमारा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो सकती है, इसीलिए ये बायोफ्यूल्स यूज में है। तो बैकग्राउंड क्या है इसका कि इंडिया ने 2016 में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था जिसमें ऐसे कहा था कि जो भी फ्यूल सेल व्हीकल्स है उसमें हाइड्रोजन जो है उसे एज अ फ्यूल यूज किया जाना चाहिए। मतलब ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात है इसलिए ऑटोमोटिव फ्यूल कहा है इसे, तो हाइड्रोजन का भी हम यूज ऑटोमोटिव फ्यूल के लिए करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। फ्यूल सेल व्हीकल मतलब कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें फ्यूल सेल्स का यूज होगा, जिसमें फ्यूल रहेगा, जैसे पर्टिकुलरली हाइड्रोजन ही फ्यूल सेल में यूज होता है। तो हाइड्रोजन रहेगा, बाहर से कंटिन्यूअस ऑक्सीजन जो है वो एयर से ये लेगा और फ्यूल बर्न होगा एंड व्हीकल आगे जाएगा। तो ऐसे जो भी व्हीकल्स है उसे फ्यूल सेल व्हीकल कहेंगे और उसमें हाइड्रोजन का यूज करना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में 2016 में गवर्नमेंट ने कहा था। इसके अलावा हम और क्या ट्राई कर रहे हैं कि जो भी ऑयल सीपीएसईज है, सीपीएसई मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो ऑयल फील्ड के अंदर जो भी सीपीएसईज है जैसे कि ओआईसीएल है, भारत पेट्रोलियम है, तो ये ऑयल सीपीएसईज है। और ये लोग अभी 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। 2G का मतलब है सेकेंड जनरेशन। ये सेकेंड जनरेशन क्या है बायोफ्यूल्स का, ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी जस्ट इतना याद रखो कि सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है और ये इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए बायो रिफाइनरीज इंडिया में सेटअप की जा रही है। कहाँ कहाँ पे सेटअप की जा रही है? हरियाणा के पानीपत में, पंजाब के भटिंडा में, आसाम के नुमालीगढ़ में और ओडिशा के बारगढ़ में। और इसके अलावा एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो है ये पानीपत में एस्टेब्लिश कर रहे हैं ये लोग। यहां से याद रखना है कि इंडिया जो है वो उसकी प्रेसिडेंसी के G20 की प्रेसिडेंसी के ड्यूरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बढ़ाना चाहता है। और इसमें ये कह रहा है कि हमें इमर्जिंग फ्यूल्स जो भी है जैसे कि बायोफ्यूल्स और हाइड्रोजन फ्यूल उसके लिए काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ने 2016 में हाइड्रोजन को भी फ्यूल सेल व्हीकल में एज अ फ्यूल यूज किया जाना चाहिए ऐसे नोटिफाई किया था। और हमारी जो भी ऑयल सीपीएसईज है ये 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज बना रही है, कहाँ पे? हरियाणा के पानीपत में, पंजाब के भटिंडा में, आसाम के नुमालीगढ़ में और ओडिशा के बारगढ़ में। इसके अलावा वो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट भी पानीपत में बना रहे हैं। बायोफ्यूल्स क्या है पहले देख लेते हैं। तो बायोफ्यूल्स जो है ये ऐसे कोई भी फ्यूल कि जो बायोमास से प्रोड्यूस हो। बायोमास का मतलब है कि बायोलॉजिकल एलिमेंट का जो भी पार्ट होंगे उसे हम बायोमास कहेंगे। तो ऐसे बायोमास से जब भी कोई भी टाइप का फ्यूल प्रोड्यूस होता है, चाहे वो लिक्विड हो या तो गैसियस हो, उसे हम बायोफ्यूल्स कहेंगे। और ये बायोफ्यूल्स का यूज हम डीजल और पेट्रोल जैसे या तो दूसरे कोई भी जो भी फॉसिल फ्यूल का हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट में या दूसरे एप्लीकेशंस में, तो उसमें ये सब जो भी फ्यूल्स है डीजल, पेट्रोल और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स उसको रिप्लेस हम कर सकते हैं। मतलब कि इनके अलावा इसको ना यूज करके हम बायोफ्यूल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल के अंदर बायोफ्यूल को मिला दो, तो एडिशन करके ब्लेंडिंग करके भी हम ये बायोफ्यूल्स का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बायोमास की बात हो रही है तो ज्यादातर हम जो स्टार्टिंग में, ठीक है, ये बायोफ्यूल जब बनाना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले हम क्रॉप्स का यूज इसमें करते थे। तो जो भी क्रॉप्स थे जिसका यूज हम बायोफ्यूल्स बनाने में करते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो है वो शुगर, स्टार्च और ऑयल कंटेंट उनका हाई होना चाहिए ऐसे क्रॉप्स का। तो शुगर कौन से क्रॉप्स में हाई है? जैसे कि शुगर केन और शुगर बीट। स्टार्च कहाँ पे हाई है? जैसे कि मेज है, टापियोका है। ऑयल्स कहाँ पे हाई है? सोयाबीन, रेपसीड, कोकोनट एंड सनफ्लावर। तो इस टाइप के सारे क्रॉप्स का यूज हम बायोफ्यूल बनाने में कर सकते हैं। अभी हम जनरेशंस देख लेते हैं
ये जो जनरेशन्स है, ये 1G 2G 3G 4G, जैसे हम मोबाइल के अंदर भी 2G 3G 4G 5G ऐसे जनरेशन्स देख रहे हैं, मतलब कि पहले 2G आया, वो एक कुछ पीरियड तक चला, अभी फिर नई टेक्नोलॉजी आई 3G, 3G के बाद नई टेक्नोलॉजी आई 4G। वैसे ही यहाँ पे भी बायोफ्यूल के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी आती गई अलग अलग टाइम पे। तो जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी आई थी इसे कहेंगे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, उसके बाद जो आया वो सेकेंड जनरेशन, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है ये सारे क्रॉप्स को यूज करके हम बनाते थे, पर्टिकुलरली शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल और कभी कभी एनिमल फैट्स, इन सब का यूज करके और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बायोफ्यूल बनाते थे, उसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। अभी सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या है कि अभी ये सब तो फूड क्रॉप्स है, तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, हम खाए कि उसको बायोफ्यूल में यूज करें, तो ये डायलेमा था। इसीलिए सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजीज आई जिसमें हम नॉन फूड क्रॉप्स का यूज करते हैं, मतलब फूड क्रॉप्स जो होंगे उसका यूज हम नहीं करेंगे, जैसे कि सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल्स। इसमें बहुत सारे क्रॉप्स है, जैसे कि जात्रोफा है, इस टाइप के काफी सारे क्रॉप्स है कि जो नॉन फूड क्रॉप्स है। इसके अलावा क्रॉप रेसिड्यूज जो भी है, जैसे कि व्हीट, कॉर्न, उसके जो स्टॉक्स है, ठीक है, जिसे हम स्टबल कहते हैं, राइस है, तो इनके जो भी बचे कुचे पार्ट्स जो है कि जिसका हमें यूज डायरेक्टली खाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, इनको भी नॉन फूड क्रॉप्स कहेंगे और उसका भी यूज हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में करेंगे। इसके अलावा कुछ भी वुड कि जो अभी काम का नहीं है, वो वुड को भी हम रिसाइकलिंग में यहाँ पे ले जा सकते हैं एंड सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल उसमें से बना सकते हैं। और वेस्ट बायोमास में वुड आ गया, ठीक है। देन थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स, तो ये जो फ्यूल है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाएगा, पर्टिकुलरली एल्गी का यूज यहाँ पे होता है। तो एल्गी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरियाज भी है जिसका यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, तो ऐसे बायोफ्यूल को थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल कहेंगे। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल है वो क्या करेंगे, तो ये जो एल्गी है उसका जो भी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसमें से ज्यादा फ्यूल एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्हें जीनेटिकली इंजीनियर किया जाएगा, यहाँ पे जीनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाएगा। और ये जो माइक्रो एल्गी है इसको मॉडिफाई किया जाएगा जिससे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन है, ज्यादातर थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी अभी तक उतनी नहीं है, अभी डेमोन्स्ट्रेशन लेवल पे है ये टेक्नोलॉजीज, बट हम इंडिया लेवल पे अभी सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हम ऑयल रिफाइनरीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ से याद रखना है कि बायोफ्यूल क्या है, तो ऐसे कोई भी फ्यूल लिक्विड हो या गैसियस हो कि जो बायोमास से प्रोड्यूस हो उसे हम बायोफ्यूल कहेंगे। उनका यूज करके हम डीजल, पेट्रोल या तो दूसरे फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं, या तो फिर ये भी जो भी कन्वेंशनल फ्यूल है उसके साथ ब्लेंडिंग करके उनके एडिशन में भी ये फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं। जो भी क्रॉप्स का यूज होता है बायोफ्यूल्स बनाने में, ये क्रॉप्स जो है उनका शुगर कंटेंट, स्टार्च कंटेंट और ऑयल कंटेंट हाई होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स ऐसे ही क्रॉप से बनाया जाता था कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है वो नॉन फूड क्रॉप से बनाया जाता है, जैसे कि सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल्स एंड वेस्ट बायोमास, पर्टिकुलरली जो भी रेसिड्यू होते हैं क्रॉप रेसिड्यू, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गी उससे बनाया जाता है। एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में ये जो एल्गी जो है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है और फिर उससे फ्यूल बनाया जाता है। अभी इंडिया के एफर्ट्स क्या है, अभी इंडिया एडवोकेसी तो कर रहा है कि हमें बायोफ्यूल्स बढ़ाने चाहिए, तो इंडिया ने अभी तक क्या क्या किया है बायोफ्यूल्स को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट है 2018 में एक पॉलिसी इश्यू हुई थी बायोफ्यूल्स के लिए, जिसे कहेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो ये पॉलिसी के अंडर में उसका मेन एम जो था ये ऐसे था कि कंट्री वाइड, मतलब पूरे देश में हर एक स्टेट में पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना है, ऐड करना है उसके साथ, एंड डीजल के साथ 5% जितना बायोडीजल ऐड करना है। और ये टारगेट धीरे धीरे करके हम अचीव करेंगे। अभी जैसे 10% इथेनॉल ऐड होता है उसी तरह से 15% करेंगे, फिर 20% करेंगे, तो 2030 तक हम ये 20% इथेनॉल और 5% बायोडीजल को ब्लेंडिंग करेंगे। ये एक टारगेट था। और दूसरा ऐसे था कि 2G टेक्नोलॉजीज, मतलब सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजीज कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट से बायोफ्यूल्स बनाएगी, उसके ऊपर भी उसका फोकस था। यहाँ पे इसमें फिर से अमेंडमेंट किया था, तो अमेंडमेंट्स के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट अभी जो है उनका नया एम है कि जो भी 20% पेट्रोल वाला जो एम है वो चेंज हुआ है,
जैसे कि 20% इथेनॉल पेट्रोल में हमें 2030 तक जो ब्लेंड करना था, ब्लेंडिंग टारगेट था, वो अभी 25 तक हम करेंगे। मतलब 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हम अचीव करेंगे। और ये टारगेट को अचीव करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन योजना, जीवन का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। मतलब कि यहाँ पे फसल अवशेष, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसका यूज करेंगे और उसको यूज करके हम सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बनाएंगे। उसमें R&D को बढ़ाना है और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है। मतलब कि कॉमर्शियली ये अभी 2G इथेनॉल बनाने के लिए लोगों को पर्टिकुलरली कंपनीज को अभी इसमें एंकरेज करना है। तो ये प्रधानमंत्री जीवन योजना का एम है। उसके दूसरी स्कीम है गोबर धन स्कीम। ठीक है, यहाँ पे गोबर का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। पर्टिकुलरली काउ डंग जो भी होता है, या तो एनिमल डंग जो है जो फार्म में मिलता है, एनिमल डंग प्लस फार्म का जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, जहां पे हम बायोगैस और बायो सीएनजी बना सकते हैं और इसके बायो प्रोडक्ट में हम कंपोस्ट भी हमें मिलता है। तो ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कि कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का यहाँ पे एम है। और थर्ड है रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, रुको स्कीम। तो ये स्कीम के अंदर जो भी यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करने का एम है। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि होटल रेस्टोरेंट्स जो भी है वहां पे जो कुकिंग ऑयल एक बार यूज कर लिया है उन लोगों ने, उसको कलेक्ट किया जाएगा, होटल रेस्टोरेंट को पैसे मिलेंगे उसके, और ये कुकिंग ऑयल का यूज करके, यूज्ड कुकिंग ऑयल का यूज करके बायोडीजल में उसे कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे हम बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं इसलिए बायोफ्यूल के रिलेटेड एम यहाँ पे लिखा है, बट इसका दूसरा पर्पस जो था वो पब्लिक हेल्थ को बढ़ाने के लिए भी था कि पब्लिक हेल्थ अच्छी रहे, वो भी था। बिकॉज अगर कुकिंग ऑयल को बार बार फ्राई के लिए यूज किया जाता है तो ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये जो होटल रेस्टोरेंट वाले जो है ये कुकिंग ऑयल का बार बार यूज ना करें, ये भी इसमें एक एम था। तो यहाँ पे बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जिसमें 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ, वो 2025 तक करना है, एंड 5% बायोडीजल डीजल के साथ ऐड करना है, वो 2030 तक करना है। और ये एम्स पेट्रोल वाला जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो एम है उसको अचीव करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन योजना, जिसमें 2G इथेनॉल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए R&D और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को हमें बढ़ाना है, ये एम था। गोवर्धन स्कीम में एनिमल डंग और जो भी सॉलिड वेस्ट, जो भी फार्म सॉलिड वेस्ट जो है उसका यूज करके हमें कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का एम था। एंड रुको स्कीम से यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करने का एम था, एम है मतलब। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज consider the following statements about biofuels. First statement, first generation biofuels are made from sugar, starch, vegetable oil or animal fats using conventional technology. Second statement, second generation biofuels are produced from non-food crops such as cellulosic biofuels and waste biomass, stalks of wheat and corn and wood. Third statement, third generation biofuels are produced from microorganisms like algae. Fourth is fourth generation biofuels are produced from genetically engineered microalgae. Choose the correct option from the codes below. Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, only three statements are correct. Option D, none of the statement is incorrect. Guess कीजिए क्या आएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और एक बार ये स्लाइड देख लीजिएगा, तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के, ये सारे करेक्ट है। सो हमारा आंसर आएगा डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।